नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान रत्नाकर भाग 8 में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले भाग 1 से लेकर भाग 7 तक मैंने आप लोगों को वर्ण विचार, वर्ण भेद, वर्णमाला तथा स्वर की परिभाषा के साथ साथ उसके वर्गीकरण के बारे में भली भांति बताया था। यदि आप लोगों ने भाग 1 से लेकर 7 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको स्वर की अच्छी जानकारी मिल सके। भाग 8 में मैं आप लोगों के सामने व्यंजन की परिभाषा, उसकी विशेषता तथा व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा को जानते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि वे वर्ण जो सदैव अर्ध रूप में होते हैं तथा जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि व्यंजन सदैव अर्ध रूप में होते हैं, लेकिन हमें जब भी इनका उच्चारण करना होता है तो इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से वर्ण सदैव अर्ध रूप में होते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन वर्ण सदैव अर्ध रूप में होते हैं और इनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, यह व्यंजन की एक संक्षिप्त परिभाषा है। फिर से याद कर लीजिएगा कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प आदि। अगर परीक्षा में पूछेगा कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो आपका उत्तर होगा व्यंजन। साथ ही साथ विद्यार्थियों, यह भी याद रखिएगा कि व्यंजन को फल भी कहा जाता है। अक्सर हम केवल एक वस्तु के एक ही नाम को याद करके आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब उसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी वस्तु के मूल नाम के साथ साथ अन्य नाम को भी याद करना चाहिए। तो याद कर लीजिएगा, व्यंजन को फल भी कहा जाता है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को व्यंजन की अन्य परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। तो विद्यार्थियों, यह है आपके सामने व्यंजन की अन्य परिभाषा और विशेषता। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की अन्य परिभाषा में पहली परिभाषा है वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न हो, व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, अक्सर परीक्षा में इस तरह की परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में अवरोध उत्पन्न हो, क्या कहलाते हैं। यदि आप इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो निश्चय ही आप इसका उत्तर बताएंगे व्यंजन। तो एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न हो, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की अन्य दूसरी परिभाषा है ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते, व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह व्यंजन की अन्य परिभाषा हुई। आइए व्यंजन की विशेषता को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यंजन की 3 विशेषता है। पहली विशेषता यही है कि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये तो तय है कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए व्यंजन की पहली विशेषता आपकी यही है कि व्यंजन का उच्चारण करते समय या व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता। दूसरी विशेषता है कि सभी व्यंजन अर्ध रूप में होते हैं। ये भी सही है
कि सभी व्यंजन अर्ध रूप में होते हैं, लेकिन जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तीसरी विशेषता है कि उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा में अवरोध उत्पन्न होता है। यह व्यंजन की तीसरी विशेषता है। तो एक बार पुनः आप व्यंजन की इन विशेषताओं को फिर से समझ लीजिए कि सभी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। दूसरी विशेषता कि व्यंजन अर्ध रूप में होते हैं। तीसरी विशेषता है कि व्यंजन के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में अवरोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह है व्यंजन की अन्य परिभाषा और विशेषता। अब आगे मैं चलता हूँ, व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाए इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, परंपरागत रूप में व्यंजन की संख्या 33 और कुल संख्या 39 मानी गई है। ये ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ये 33 और 39 का खेल बड़ा ही निराला है और इसी में हम लोग फंस जाते हैं। हमें प्रश्नों पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम 33 की जगह 39 और 39 की जगह 33 लगा कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान दीजिए, प्रश्न कैसे पूछे जाता है। यदि प्रश्न पूछेगा कि परंपरागत रूप में व्यंजन की संख्या है तो आपका उत्तर होगा 33। और यदि प्रश्न पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी है तो भी आपका उत्तर होगा 33। और जब प्रश्न पूछेगा कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है तब आपका उत्तर होगा 39। यानी जब तक प्रश्नों के पहले कुल लगाकर न बने कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है तब तक आप 33 पर ही रहेंगे, 39 पर नहीं आएंगे। पुनः एक बार प्रश्न समझ लीजिए, परंपरागत रूप में व्यंजन की संख्या कितनी है? उत्तर है 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? उत्तर है 33। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? उत्तर है 39। और इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, कुल व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कुल व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर होगा 5। ये 5 कौन कौन से हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कुल व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक जिनकी संख्या 25 है, तो क से लेकर म तक जिनकी संख्या 25 है इन्हें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। य, र, ल, व इन चारों को अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। श, स, ह इन चारों को ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। छ, त्र, ज्ञ और श्र इन चारों को संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। ड़, ड़ इन दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अक्सर हम लोग जब क से ज्ञ वर्णमाला लिखते हैं, क से लेकर ज्ञ तक, तो केवल क से लेकर ज्ञ तक ही लिखते हैं। आगे के 3 वर्ण श्र, ड़, ड़ जानकारी के अभाव में इनको लिख ही नहीं पाते, जबकि कुल वर्णमाला क से लेकर ड़ तक। अब इधर से समझते हैं, परंपरागत व्यंजन जिनकी संख्या 33 है, कहाँ से कहाँ तक आते हैं याद कर लीजिएगा। क से लेकर ह तक, यानी 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इन तीनों को मिलाकर कुल 33 हुए। ये 33 परंपरागत व्यंजन में आते हैं। कुल व्यंजन जिनकी संख्या 39 है, कि कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर ड़ तक, यानी 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। इन कुल को मिलाकर संख्या हो गई 39। तो विद्यार्थियों, यह 33 और 39 का खेल बड़ा निराला है, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अन्यथा परीक्षा में आपको पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने विचार हमें लिख कर भेजिएगा और साथ ही साथ
आप अपने उन प्रिय मित्रों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी व्याकरण की सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।